हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेड इजी एवरीथिंग में आपका स्वागत है। मैं मयंक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रेनफोर्समेंट के बारे में जानेंगे। साइट पर रेनफोर्समेंट का क्या यूज़ है, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, और इंटरव्यू में रेनफोर्समेंट से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में वो होता है आपका रेनफोर्समेंट और कंक्रीट। दोस्तों, आरसीसी होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और पीसीसी होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम सिर्फ रेनफोर्समेंट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कंक्रीट के बारे में और सीमेंट के बारे में बताएंगे। रेनफोर्समेंट में दोस्तों FE 250 FE से FE 500 तक 550 तक आता है, जिसको हम TMT भी बोलते हैं, थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड। इंटरव्यू में ये बहुत पूछा जाता है TMT की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, FE 500 मतलब या FE 250 मतलब FE आयरन को डिनोट करता है और 250 उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। दोस्तों, मार्केट में जो हमारे स्टील बार अवेलेबल होते हैं वो 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm एंड 32mm इस डाया में बार अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, जो हमारे एक बार की लंबाई होती है दोस्तों वो 12 मीटर होती है, और जो इसका बंडल आता है उस बंडल का वेट 90 से 100 kg के बीच होता है। वो डाया पे डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो हमारा 8mm का बंडल होता है दोस्तों, उसमें हमारे 20 बार आते हैं और उसका बंडल का वेट 94.8 kg होता है। इसी प्रकार 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm में लिखा है, जैसे कि 10 में 12mm और 12 में 9 नंबर, 16 में 5 नंबर, 20 में 3, 25 में 2 और 32 में 1। दोस्तों, सबसे मेन बात आती है कि हम स्टील बार का वेट कैसे निकालते हैं। स्टील बार का वेट निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों D² इंटू L अपॉन 162। D यहाँ डाया ऑफ बार है, L लेंथ ऑफ बार है, जितने मीटर लेंथ का हमने वेट निकालना है स्टील का उतने ही वहाँ पर लिख देते हैं अपॉन 162। दोस्तों, अगर आपका कमेंट आता है, आपको अच्छा लगता है, तो मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ। बाकी चलिए इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। D सपोज हमने 8mm का हमारा स्टील है तो 8 इंटू 8 इंटू 1 मीटर लेंथ है तो 1 लिख दिया अपॉन 162। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो दोस्तों हमारा स्टील का वेट आता है 0.395। इसी प्रकार हम सारे स्टील के वेट निकालेंगे। 8 के बाद 10, 12, 16, 20, 25 उनके वेट ये निकल के आएंगे दोस्तों। बाकी आप निकालना, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों, जब हम स्टील का वेट निकालते हैं तो उसमें कुछ टॉलरेंस भी आते हैं। 8mm में कितना टॉलरेंस है, 10 में कितना, 12 में, सब में टॉलरेंस होता है। तो 12mm में ±5% होता है, 25 में ±3% होता है। बाकी मैंने नहीं लिखे, वो आपके लिए छोड़ दिए, आप मुझे चेक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। जो हम स्टील करते हैं दोस्तों वो हेक्सागन ब्लेड से करते हैं ताकि एकदम शार्प कटिंग हो। अगर कटिंग कम ज़्यादा होगी तो हमारी लेंथ में फ़र्क आएगा, लेंथ में डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब वेट में भी डिफरेंस आएगा। जो हमारा कार्बन होता है वो दोस्तों स्टील में मैक्सिमम 0.25% हो सकता है, और जो रेनफोर्समेंट होता है उसमें हमारा केमिकल भी होता है और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती हैं जो हम चेक करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में हम कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और सल्फर फास्फोरस चेक करते हैं। इसमें दोस्तों कार्बन 0.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सल्फर 0.04 और फास्फोरस 0.045 मैक्सिमम। सल्फर एंड फास्फोरस 0.075 मैक्सिमम।
कुछ मैकेनिकल टेस्ट होते हैं दोस्तों इसके, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ, इलोंगेशन बैंड टेस्ट, रिबन टेस्ट। अगर आपको इसमें बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसका भी प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि स्टील को जितने एंगल पर मोड़ा जाता है वो उतना गुना ही बढ़ता है। जैसे हम 45 पर मोड़ते हैं तो वो 1 टाइम्स बढ़ता है, 90 डिग्री पर मोड़ते हैं तो 2D, 135 पर तो 3D। दोस्तों फील्ड में चेक करने के लिए हम स्टील का बैंड टेस्ट करते हैं, उसको हम 80 से 360 डिग्री एंगल पर मोड़ते हैं। अगर उसमें कोई क्रैक नहीं आता है, कुछ रैप्चर नहीं होता है, तो इसका मतलब हमारा स्टील ठीक है। अदरवाइज उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है जो कि ठीक नहीं है। दोस्तों हम रिंग भी इस्तेमाल करते हैं कॉलम में, तो जो रिंग निकालते हैं कैसे है, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि लेंथ गलत निकालते हैं, इसलिए मैंने सोचा एक बार आपके साथ शेयर करूं। जो हुक्स होते हैं उसको वो 2D पकड़ते हैं, जबकि वो हुक्स 3D होते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों सपोज़ हमारा रिंग का साइज, जो कॉलम है उसका साइज 300 बाई 400 का कॉलम है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा 2A + B + 2 नंबर ऑफ हुक्स -3 नंबर ऑफ बैंड -2 नंबर ऑफ 135 बैंड। मीन्स जो हमारे हुक हमने टर्न किए हैं वो कितने एंगल पर हैं उसको हम डिडक्ट करेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों मैंने इसमें लिखा है, आप इसमें देख सकते हैं कैसे कैसे कैलकुलेट किया है। बाकी एक बार आप खुद से करके देखना, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। दोस्तों बाकी जो हमारे कुछ कॉलम हैं, फुटिंग है, बीम है, स्लैब है, इसमें कवरिंग दी जाती है। कवरिंग क्यों दी जाती है दोस्तों? कवरिंग दी जाती है रेनफोर्समेंट को कोरोजन से बचाने के लिए। अब जो मेन बात आती है दोस्तों, हम फुटिंग में कवरिंग 50 mm, बीम में 25, कॉलम में 40 और स्लैब में 20 mm ही क्यों देते हैं? दोस्तों आपको ये तो सभी चैनलों से पता चल जाएगा कि फुटिंग में कवरिंग कितनी होती है, कॉलम में कितनी होती है, पर ये आपको कहीं नहीं पता चलेगा कि इतनी ही क्यों होती है। दोस्तों कॉलम में मैक्सिमम जो सरिया यूज़ होता है वो 32 डाया का होता है, तो इसलिए हमने उसका एक स्टैंडर्ड मान के उसको 40 mm कवरिंग दे दी है। दोस्तों IS कोड ये कहता है जितने डाया का बार हम यूज़ कर रहे हैं मिनिमम उतनी डाया की कवरिंग होनी चाहिए। जैसे स्लैब में हम मैक्सिमम 12 का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड रख दिया कि भाई हम 20 mm यूज़ कर सकते हैं। बीम में मैक्सिमम 25 डाया का सरिया यूज़ होता है, तो इसलिए हमने 25 mm कवरिंग स्टैंडर्ड मान ली। फुटिंग में 32 mm तक यूज़ होता है, तो एक हमने स्टैंडर्ड 50 mm मान ली। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है दोस्तों, इसीलिए मैं ज़्यादा जानकारी और नहीं दे रहा हूँ। बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाऊँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।